ओके सो हम यूनिट 6 के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स शुरू की थी और हमने हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो है वो हमें ड्राइव की थी। और हमने ये देखा था कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स जो कि बहुत ही बहुत ही जो ज़बरदस्त तरीका है मैकेनिक्स करने का। लेकिन बात सूरत हाल इस तरीके की हैं कि यहाँ पर हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मैकेनिकल सिस्टम की सिमेट्रीज को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो इसकी वजह से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स बाज़ जगहों पे इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो एक बात आपके ज़हन में दोबारा क्लियर रहनी चाहिए कि चाहे वो मॉडर्न मैकेनिक्स हो, चाहे वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स हो, वो वही रिजल्ट देते हैं जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें देती है। बस ओनली फ़र्क ये है कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड कर रहा होता है कि सिचुएशन किस तरह की है, तो उसके लिहाज से आप मैकेनिक्स जो है वो लगा सकते हैं। और हमने ये देखा था कि चूँकि बाज़ सूरत हाल इस तरह की हैं कि जहाँ पर के हैमिल्टोनियन जो कि जो जो है वो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो सकता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो हैमिल्टन मैकेनिक्स करना ज़्यादा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि लैग्रांजियन तो हमें मालूम है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एल इक्वल्स टू टी माइनस बी है, या टी माइनस यू आप जिसे आप कह लें। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो इन जनरल इट इज़ डिफाइंड एज एच समेशन पी जे क्यू डॉट जे माइनस लैग्रैंजियन। ठीक है। बट अगर सिस्टम कंजर्वेटिव हो, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर लग रही हों, ठीक है, और वहाँ पर पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो, तो उस सूरत हाल में सिंपल हैमिल्टोनियन जो है वो टी प्लस क्यू दैट इज द टोटल एनर्जी बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक। और ये कि हैमिल्टनियन मैकेनिक्स में हमें फ़ायदा ये होता है कि जो सिमेट्रीज हैं सिस्टम की वो बहुत क्लियरली होकर हमारे सामने आ जाती हैं, और यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंगल फॉर ए गिवन वेरिएबल। लेकिन यहाँ हमारे पास दो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। दैट इज़ आपके पास टू एन इनिशियल कंडीशन आपको चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल है। और और एक दफ़ा हमारे पास हैमिल्टोनियन आ जाए तो हम इससे ये कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा से हम इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इनको हम इस्तेमाल कैसे करें, प्रॉब्लम्स पे कैसे लगाएं। तो इससे पहले कि हम 5.1 करें, मैं चाहूँगा कि हम ज़्यादा ये भी एक फेमिलियर एग्जांपल है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा फेमिलियर एग्जांपल कर जाएँ। जैसे कि हम हमेशा से शुरू से सिंपल पेंडुलम से बात शुरू करते हैं, तो अभी भी हम सिंपल पेंडुलम से बात शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ईच एंड एवरी स्टेप जो है एक हैमिल्टोनियन डायनामिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो आपके सामने आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ पेजेस ऐड किए हैं। ये तो शुरू के एग्जाम्पल्स तो वही हैं जो कि आपकी किताब में दी हुई हैं। और ये जो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये जो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स है तो उसको मैं बेसिकली फॉलो कर रहा हूँ जो हमारे पास रेफरेंस बुक है टेलर की। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हम आगे कर रहे हैं ये टेलर्स की जो है वो बुक के अंदर दी हुई हैं। आप टेलर की बुक आप मेरे गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, जो पेज 129। ठीक है। But let's go back to the simple pendulum problem. ठीक है। इसको हम करते हैं और मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ ताकि आप तक ये पूरा पेज आ सके। ठीक है।
ओके सो और यहाँ से हमें एक बात और पता चलेगी, और वो ये कि जो हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स से जो 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 रिजल्ट निकाल रहे हैं वो एग्जैक्टली वही है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से है। और लैग्रांजियन मैकेनिक्स हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही चुके हैं और उसमें दिखा चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आती है, वही लैग्रांजियन मैकेनिक्स से आती है। तो हम देखेंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी आती है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये हमारे पास एक बॉब है जिसका कि मास फॉर एग्जांपल m है, और उसको हमने एक स्मॉल ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर ये हमने उसको दूर ना किया, एक एंगल थीटा पे दूर ना ले गए होते तो ये यहाँ होता, इसको यहाँ ले गए तो ये इतना इसने हाइट कवर की है। तो ये इसकी अल्कोस थीटा अब न्यू लेंथ है। अदरवाइज अगर ये यहाँ होता तो ये सिंपल एल होती है, लेकिन अब इसको ऊपर चला गया जरा सा एंगल कम दे दिया, ये अल्कोस थीटा है और 12 ये इसकी लेंथ कांस्टेंट है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अगर एल कॉस थीटा है तो ये इस एल साइन थीटा है। ठीक है। अब तो आप लोग इस तरह के सिस्टम की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लिखने के अब आप माहिर हो गए होंगे। तो P इक्वल्स टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है। ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो आपको याद होगा कि आपने शुरू में 7.2 7.3 जो हमने फाउंटेन की जो है वो एग्जाम्पल्स की हैं, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अ, हो सकता है इसमें हमने ये एक्स्ट्रा फैक्टर ना डाला हो, बट आप देखिएगा कि कांस्टेंट फैक्टर है, ये हमारी इक्वेशन में कहीं पर सामने नहीं आता है। और ऐसी सूरत हाल में बहरहाल ये साइन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो साइन जो है वो हम कवर कर लेते हैं नॉर्मली। ओके सो पोटेंशियल एनर्जी हमने एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा लिखी है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कर यहाँ थीटा जीरो कर दें, दैट इज ये वापस यहाँ आ जाए तो ये वन और वन यहाँ से वन आ जाएगा, तो वन और वन वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। आप इसको उठाएंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप इसको जितना दूर लेते जाते जाएंगे थीटा बढ़ता जाएगा, तो वो चीज़ वन में से माइनस होती चली जाएगी। अगर आप यहाँ 90 कर देंगे तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि आप इसको उठा के बिल्कुल यहाँ ले गए, राइट। ऑलराइट सो हमने लैग्रांजियन लिखा जो कि टी माइनस यू है। हम नॉर्मली मैं कभी वी लिखते हैं, बाद में वी लिखते हैं और यू बेहतर है कि हम उसको यू लिखते हैं, मैंने उसको जल्दी में वी लिख दिया है। एग्जैक्टली मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो हमने 7.2 एग्जाम्पल की फाउंटेन के अंदर किया था। हमारे पास लैग्रांजियन आ गया हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमने हैमिल्टोनियन बनाना है। हैमिल्टोनियन क्या कहता है? हैमिल्टोनियन ये कहता है कि आपके पास ये हैमिल्टोनियन है बराबर है समीकरण ये, ठीक है। ये जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है, जनरलाइज मोमेंटम, ये जनरलाइज वेलोसिटी है माइनस द लैग्रेंजियन, ठीक। तो अब हमारे पास चूंकि यहाँ लैग्रेंजियन मौजूद है, तो हम यहाँ से जनरलाइज मोमेंटम मालूम कर सकते हैं। और याद रखिएगा जनरलाइज मोमेंटम मालूम करने का फार्मूला क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है लैग्रेंजियन के अंदर, वो है थीटा, जो डायनामिकल वेरिएबल है, जो थीटा डॉट स्क्वायर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डायनामिकल वेरिएबल है हमारे पास वो एक ही, वो थीटा डॉट स्क्वायर है। तो आप जब आपको मालूम है जब भी आप लैग्रांजियन का जो है वो किसी डायनामिकल वेरिएबल के साथ या जिससे आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह रहे हैं या थीटा डॉट है इसके साथ डेरिवेटिव लेंगे, तो वो आपको जनरलाइज मोमेंटम देगा। जब आपने डेरिवेटिव लिया तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ गया, ठीक है। तो ये पी जे की जगह आपने ये रख दिया। और क्यू डॉट जे क्या है? क्यू डॉट जे हमारे पास, चूँकि मैंने जैसे बताया कि एक ही वेरिएबल है थीटा और उसका थीटा डॉट मौजूद है, थीटा डॉट हमारे पास ये आ गया। और ये पूरी चीज़ हमारे पास लैग्रेंजियन है, ठीक है। दिस हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी। तो आप देखिए कि यहाँ पहले यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये मिलके एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया, और ये वन है, ये हाफ है तो उसका सब्ट्रैक्शन हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो गया। ये मैंने बिला वजह इसको खोल कर दिया था, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा, तो ओनली डिफरेंस इस चीज़ के हमने यहाँ से सब इसको का डिफरेंस लेके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास हैमिल्टोनियन आ गया। नाउ वी आर रेडी टू फाइंड हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो सामने रहे वो ये कि देखिए यहाँ पर हमारे पास
जो हमारे पास थीटा है, सॉरी हैमिल्टोनियन है, वो बेसिकली थीटा डॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो इकोनॉमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आपको जो है हमें कैलकुलेट करनी है, वो जो है डिमांड करता है कि आपके पास इक्वेशन जो है वो थीटा और पी थीटा के सॉरी थीटा और पी के, यानी कि जो जनरलाइज मोमेंटम है उसकी फॉर्म में जो है वो लिखी हुई है। यानी कि हमें मालूम है कि अगर हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे, तो वो हमें पी डॉट जे देगी। ठीक है। और ये इसके साथ ये हमें एक माइनस आ जाता है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है पार्शल एच बाय पार्शल पी जे, तो वो आपको क्यू डॉट जे देती है। तो जब आपके इक्वेशन के अंदर पी होगा, यानी जनरलाइज मोमेंटम होगी, तभी तो आप इसका डेरिवेटिव ले सकेंगे ना, अदरवाइज तो नहीं ले सकते। अब इसके अंदर क्यू तो मौजूद है, यानी कि थीटा मौजूद है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पी तो मौजूद नहीं है, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो हो जाएगा। जबकि आप यहाँ से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, हमें मालूम है कि पी थीटा जो जनरलाइज मोमेंटम है थीटा, यानी कि जो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम है, वो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये पी थीटा स्क्वायर होगी एम एम स्क्वायर एल की एल पावर फोर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बुनियादी तौर पे जो है मुझे पता चल गया कि अगर मुझे ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो यहाँ मेरे पास टर्म लिखी हुई है, मैं इसको पी थीटा स्क्वायर बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? कि मुझे पता चल गया कि जो पी थीटा स्क्वायर है वो बराबर है एम स्क्वायर एल की पावर फोर थीटा डॉट स्क्वायर के। तो मैं अगर यहाँ से एम से नीचे डिवाइड करूँ और मल्टीप्लाई करूँ, ये एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये नीचे से एल स्क्वायर से डिवाइड करूँ, एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, एल की पावर फोर हो जाएगा, थीटा डॉट स्क्वायर तो है ही है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये पूरी चीज़ की इधर पी पी थीटा स्क्वायर बन गई। अगेन मैं याद दिला दूँ कि ये जो थीटा है ये सिर्फ इस बात की को याद दिलाने के लिए है कि हमारे पास जो वेरिएबल है जिसकी ये जनरलाइज मोमेंटम है वो थीटा है। तो ये पी थीटा स्क्वायर हो गई हाफ पी थीटा स्क्वायर ओवर एम एल स्क्वायर प्लस एम जी है वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो अब मैं एक जो हैमिल्टन की कैनोनिकल इक्वेशन हैं वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि जो कि जनरली ऐसे लिखी जाती है पार्शल एच बाय पार्शल पी जे क्यू डॉट जे और पार्शल एच बाय पार्शल क्यू जे माइनस क्यू डॉट जे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन में वो एक ही है, वो थीटा है। पार्शल एच बाय पार्शल थीटा हमें कैलकुलेट करना होगा, वो बराबर होगा माइनस पी डॉट थीटा। दूसरा है पार्शल एच बाय पार्शल पी थीटा, वो थीटा डॉट के बराबर होगा। अब हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप पार्शल एच या पार्शल पी थीटा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर। वो क्यों आ रहा है, जैसे हम क्विकली देख सकते हैं कि आप देखिए कि आपने पी एच बाय पी थीटा लिया था, टू नीचे आया तो उसको कैंसिल हो गया, पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर आपके पास बच गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। और यहाँ से आप अगर यहाँ से आपके पास थीटा डॉट, आपने ये तो मैंने इसको बराबर करके लिखा हुआ था, आपने इसको डायरेक्टली लिख लिया कि थीटा डॉट थीटा स्क्वायर पी थीटा ओवर एम एल स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके सही फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपके पास पी थीटा इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट आ गया। तो ये आप देखें कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपके पास एंगुलर मोमेंटम की जो है वो डेफिनेशन आ गई। तो यही वजह है कि आपको याद है कि इस इक्वेशन के बारे में जो चाव ने लिखा है कि ये हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, क्योंकि ये जो मोमेंटम है वो तो हमें लैग्रांजियन से भी मिल जाती है। जो अगली इक्वेशन है दैट इज पी पार्शल एच पार्शल थीटा माइनस पी पी डॉट थीटा के बराबर है, क्योंकि आप गौर करें कि ये पी डॉट थीटा लिखा हुआ है, तो ये डॉट, क्योंकि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा, आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स दे रहा होता है, तो यहाँ से लॉ जो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ रही है। ठीक है। तो जब आपने अब चूंकि आपके पास यहाँ पी थीटा आ गया था, तो अब आप इसके उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो एम और एल तो कांस्टेंट है, तो फिर सीधा सीधा पी थीटा डॉट बराबर होगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट के। ठीक है। तो बहरहाल आपने पहले ये किया कि पार्शल एच बाय पार्शल थीटा कैलकुलेट किया, और जस्ट कीपिंग इन व्यू क्या आपके पास हैमिल्टोनियन दरअसल क्या है,
हैमिल्टोनियन हमारे पास ये है, ठीक है, प्लस एम जी एल। अब इसमें तो थीटा मौजूद नहीं है, यहाँ पे थीटा है, तो एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो पूरा सब कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये और ये तो कांस्टेंट, ये वन कांस्टेंट है, तो अब ये जो डेरिवेटिव जाके इस पे हिट करेगा वो माइनस कॉस थीटा पे करेगा। और आपको पता है कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जवाब आ गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो वो हमने यहाँ पे माइनस एम जी एल, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम जी एल साइन थीटा हो गया। और ये माइनस साइन यहाँ का ये पी थीटा डॉट के बराबर है। तो आप देखें कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ 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 मोमेंटम, जो कि यकीनी तौर पे एंगुलर मोमेंटम है ये, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं ये डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली आपके पास टॉर्क आ गई है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क, एम जी एल साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप अगर इसको एक और फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ये है कि आप दोबारा से इसकी डेफिनेशन इस्तेमाल कर लें कि पी डॉट थीटा जो है वो बेसिकली बराबर है, क्योंकि क्योंकि पी थीटा बराबर है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट के, तो ये डबल डॉट जब आप इस डॉट आप लेंगे तो ये थीटा डबल डॉट बराबर हो जाएगा। तो आपने पी थीटा को रिप्लेस कर दिया एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट से, और ये बराबर है माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो माइनस माइनस इसमें से कैंसिल हो जाएंगे, एक एक एल स्क्वायर से एक एल स्क्वायर चला गया, और आपने इसको अरेंज करके लिखें तो थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल साइन थीटा इक्वल टू जीरो है। और जो कि स्मॉल एंगल के लिए अगेन साइन थीटा गोस टू थीटा, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी ओवर एल साइन थीटा गोस टू जीरो, जो कि कुछ नहीं है, ये सीधी सीधी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर जी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो इसमें से कट गया है, ठीक है। तो अगेन ये वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो कि हमने न्यूटनियन मैकेनिक्स से हासिल की थी, या फिर आप ये कहिए कि हमने लेग्रांजियन मैकेनिक्स से हासिल की, ठीक है। तो हमने ये शो किया कि हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स और फिर लेग्रांजियन मैकेनिक्स ये इक्वलेंट हैं, क्योंकि नया रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, rather three different ways of doing the same physics। अब हम ज़रा सा उसी सिंपल पेंडुलम को ज़रा सा मुश्किल करते हैं और कंपाउंड पेंडुलम हम बना लेते हैं, और इससे आप वो फार्मूला आप ड्राइव करेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर की लैब में कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड मालूम करने के लिए यूज़ किया था। देखिए कंपाउंड पेंडुलम आपको पता है कि कोई भी रिजिड एक एक जो है रिजिड बॉडी हो सकती है, उसको आप ये इसकी मेन पोजीशन थी, उससे आपने ज़रा सा उसको डिस्ट्रक्ट किया है एट सम एंगल थीटा, कि यहाँ से ये पॉइंट ऑफ पिवट है और जो जो सेंटर ऑफ मास है इसके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो वो एल है, ठीक है। अगेन ये एम जी एल कॉस थीटा होगी, और यहाँ से ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक जो है वो एम जी एल साइन थीटा होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये एम जी कैपिटल एम हमने जो कंपाउंड पेंडुलम है उसकी मास को जाहिर कर रहा है। तो जिस तरह हमने इससे पहले हाफ एम वी स्क्वायर लिखा था, या थीटा डॉट स्क्वायर लिखा था, अब की दफ़ा एम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाएगा, जो भी इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, और और भी अब की दफ़ा हमने एम जी एल कॉस थीटा लिख दिया है, राइट। आप अगर चाहें तो उसको वन माइनस करके भी लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों तरफ से आपको लिख के दिखा दिया कि इज द सेम थिंग, वो कांस्टेंट फैक्टर है वो गायब हो जाता है। अच्छा, तो लेग्रांजियन जो टी माइनस वी है, तो अब आप जब उसको लिखेंगे तो हाफ माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और अगेन आपने ये हैमिल्टोनियन लिखा, समेशन जे पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल, ठीक। और अगेन इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है, जो डायनामिक वेरिएबल है, वो एक ही है, और वो है थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये पी थीटा आ गया, और यहाँ पे थीटा डॉट आ गया, और ये हमारे पास लैग्रेंजियन पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। और हमें मालूम है कि ये जो पी थीटा है, कहेंगे हम चूँकि आपको आपको याद होगा कि ये पी थीटा जो है वो बेसिकली आई थीटा डॉट के बराबर होता है। आपके पास लैग्रांजियन लिखा हुआ है, ये हमें मालूम है कि लैग्रांजियन मौजूद हो तो
पी थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पी थीटा मालूम करने की ज़रूरी है कि पार्शियल एज या पार्शियल डॉट को वो आई थीटा डॉट के बराबर होगा, वो आपने यहाँ पर रख दिया। ये 1 है, ये माइनस हाफ है, तो इसका डिफरेंस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर के बराबर होगा। और ये हमारे पास लैग्रेंजियन आ गया माइनस एम जी एल कॉस थीटा। ठीक है, ओके। सो आप अगर जो है दोबारा से, क्योंकि आप चाहते तो देखिए इसको कन्वर्ट कर देते या इसको कन्वर्ट कर देते, एक ही बात थी। बहरहाल अब एक दफ़ा जब हमारे पास आई थीटा डॉट स्क्वायर आ गया तो हम इसको दोबारा पी पी थीटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहरहाल इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करने के लिए, यानी कैनोनिकल हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम करने के लिए हमें इस हैमिल्टोनियन को जो है पी थीटा के फॉर्म में, यानी जनरलाइज मोमेंटम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट या थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये अब यहाँ पे थीटा डॉट स्क्वायर तो था, आई स्क्वायर और होना चाहिए था ताकि हम पी थीटा स्क्वायर बना सकते थे। हमने आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो पी थीटा स्क्वायर वो 2i माइनस एम जी एल कॉस थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हैमिल्टोनियन तो आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगेन थीटा डॉट पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी थीटा कॉमा और माइनस पी डॉट थीटा पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा होगा। तो जब हम इसको पार्शियल एक्स बाय पार्शियल पी थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास पी थीटा ओवर आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम अगेन पी थीटा इक्वल टू आई थीटा डॉट लिख सकते हैं, जो कि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है। इसी तरह हम पार्शियल एक्स बाय पार्शियल थीटा कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें पोटेंशियल टर्म दे देगा एम जी एल कॉस थीटा, और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है हमारे पास। अगेन हमने यहाँ पे पी थीटा और ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एम जी एल साइन थीटा होगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि पी थीटा डॉट किसके बराबर होगा, वो आई, पी थीटा बराबर है आई थीटा डॉट के, तो टाइम डेरिवेटिव आई थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो ये चीज़ इसकी जगह पे हम आई थीटा डबल डॉट लिख लेंगे। तो ये अगेन आप देखिए कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, जिसके आप इधर ले आए तो थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल ओवर आई साइन थीटा। जैसे मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है और ये उसका डबल टाइम डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये चीज़ें याद रखें कि आपके पास ये चीज़ें अगर मौजूद हों, एक एक वेरिएबल यहाँ पे हो और उसी वेरिएबल का यहाँ पे डबल टाइम डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक, तो जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा वो बेसिकली उस सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जो ओमेगा स्क्वायर बनेगी, जो मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है और यहाँ पे इसका थीटा डबल डॉट मौजूद है, तो इसका कोएफिशिएंट एम जी एल ओवर आई जो है वो मैंने इसको कह दिया ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी एल ओवर आई, और आपको पता है कि टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा के, तो इसका मतलब है उल्टी हो जाएगी, तो टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आई ओवर एम जी एल। ये एग्जैक्टली वो फार्मूला है कंपाउंड पेंडुलम के जो आपने फर्स्ट ईयर में राइट किया है। और अगेन फॉर स्मॉल एंगल ये जो हमारे पास इक्वेशन है जो हमने ड्राइव की है, आपको पता है कि ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो कि आपने, जैसे आपने आपके आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइव किया है, और जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन है। तो एक कंपाउंड, यानी कि हम ये कह रहे हैं हमने क्या किया है कि आपको अगर याद हो, आप उस कंपाउंड पेंडुलम की इक्विवेलेंट लेंथ निकाला करते थे, याद है आपको? अगर आपको याद करें आप, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, क्योंकि आप कंपाउंड पेंडुलम से निकाला करते थे। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो नॉर्मल पेंडुलम होता है उसकी जो उसकी ओमेगा होता है, वो वो क्या होता है जो अभी हमने मालूम किया है। ठीक है, जो अभी हमने पहले इसके अंदर मालूम किया था वो था जी ओवर एल, जी ओवर एल इज ओमेगा। ठीक है, तो जी ओवर एल सिंपल पेंडुलम में जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है जी ओवर एल के, यानी कि ओमेगा बराबर होता है जी स्क्वायर रूट जी ओवर एल के। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी के। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जो केस है वो है आई ओवर 2 mgl। उसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट लेंथ है कि देखिए जी तो अपनी जगह पे मौजूद है यहाँ पे,
तो अब ये आई यानी कि जो इसकी लेंथ है, इक्विवेलेंट लेंथ एल या स्मॉल एल, वो किसके बराबर होनी चाहिए। अब चूंकि यहाँ पर भी मैं एल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो लेट मी कॉल इट एल प्राइम, आई ओवर एम और स्मॉल एल, ये इक्विवेलेंट लेंथ है उस सिंपल पेंडुलम की, जो कि आप अज्यूम कर सकते हैं इस कंपाउंड पेंडुलम को आप उस सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस कर सकते हैं कि जिसकी की लेंथ इसके बराबर है जो आपने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि L equals to I is the moment of inertia of that pendulum divided by ML। ठीक, आप इसके डायमेंशन चेक कर सकते हैं, ये लेंथ के होंगे कैसे। हमें आई के जो डायमेंशन होते हैं वो मैस टाइम्स एल स्क्वायर होते हैं। नीचे आपके पास मैस लिखा हुआ है और एक लेंथ लिखी हुई है, तो एक एम और एक एल कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ बची। इसका मतलब है कि आपने जो ये इक्वलेंट लेंथ निकाली है उसका फॉर्मूला दुरुस्त है। एग्जैक्टली जो नॉन फिजिक्स आप इससे पहले जानते हैं वही आपने दोबारा निकाल ली है। ठीक है, नाउ हम वापस जाते हैं किताब की जो एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और ये भी फेमिलियर है। ये भी अगेन एक और पेंडुलम है, लेकिन अब की दफ़ा ये स्प्रिंग मैथ सिस्टम है। तो देखिए क्या कह रहा है, सॉल्व द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय हैमिल्टन्स मेथड, find the Hamiltonian and the equation of motion, identify any conserved quantity। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल मास हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर है, और एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो वो आपने यहाँ पे एल इक्वल टी माइनस वी कर दिया। ठीक है, अच्छा बस ये आप देखिएगा, ये वी मैं इस वजह से लिख दिया कि चाओ यहाँ पे वी लिख रहा है और आपके काउंटिंग की जगह यू लिख दिया, तो इट्स सेम थिंग। कभी लोग यू लिख देते हैं, कभी वी लिख देते हैं। अच्छा, अब जैसे हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमें एक जनरलाइज मोमेंटम कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें हैमिल्टोनियन की डेफिनेशन में शामिल होती है। देखिए इसने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए मैं लिख ये बार बार बता रहा हूँ कि ये फार्मूला याद रखिए कि हैमिल्टोनियन जब भी कैलकुलेट करना हो तो समेशन जे ओवर पी जे क्यू डॉट जे माइनस एल। ठीक है, तो आपके पास पी जे किसके बराबर है, एम एक्स डॉट के बराबर है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया। क्यू डॉट जे आपके पास क्या है, बेसिकली एक्स डॉट है, तो ये एक्स डॉट आ गया, और माइनस ये हैमिल्टोनियन हो गया आपके पास। यहाँ शायद मैं ना लिख पाऊँ, एक कोशिश करता हूँ, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्टली वो इक्वेशन आ गई जो कि इसने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले भी देखते रहे कि देखिए मैथमेटिक्स की ये सारी इक्वेशन में बड़ी सिमेट्री होती है। ये स्टेप्स आप देखें कि एग्जैक्टली बार बार रिपीट हो रहे हैं कि ये पूरी एक एम एक्स डॉट स्क्वायर बन जाता है और उसमें से ये हाफ माइनस हो जाता है, तो आपके पास क्या बचेगा, एम एक्स डॉट स्क्वायर ओवर टू प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि इसको पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया। अगेन ये पी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर मैं इसको एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो मैंने एम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो पी स्क्वायर ओवर टू एम हो गया, पी स्क्वायर ओवर टू एम प्लस के एक्स स्क्वायर ओवर टू। तो अब ये हैमिल्टोनियन जो है वो जनरलाइज मोमेंटम पी और जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स के फॉर्म में लिखा गया है। अब आप जो कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हैमिल्टोनियन की वो मालूम कर सकते हैं। और आपको एक बात ये भी मालूम है कि चूंकि स्प्रिंग मैथ सिस्टम जो है वो जो है एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। ठीक है, और इसमें जो 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 कंस्ट्रेंट लग रही हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हैमिल्टोनियन जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर है, जो कि बराबर है होती है टी प्लस बी के या टी प्लस यू। तो आप ये जो इक्वेशन आपने हासिल की है ये एग्जैक्टली क्या है, टी प्लस बी है, अगर आप इसके फॉर्म में देखें, जो कि एक टोटल एनर्जी के बराबर है, जो कि हैमिल्टोनियन के बराबर है। तो ये महज ये इसके पी स्क्वायर ओवर टू एम प्लस के एक्स स्क्वायर ओवर टी आ जाना ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे रीज़न ये है कि हम कंजर्वेटिव सिस्टम को इससे डील कर रहे हैं, जो कि है नॉन जो हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रही है। तो उस सूरत हाल में, और फिर ये कि आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, सिंपल कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सिंपल ये जो टोटल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, तो जो कि इसने यहाँ भी लिख के दिखाया है, तो ये जवाब और ये जवाब बराबर है। ऑलराइट, so once we have Hamiltonian, now now we can calculate partial h by partial t, जो कि जो कि हम जब कैलकुलेट करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल होगा, तो p ओवर m बन जाएगा। तो ये बेसिकली बराबर है q डॉट के, क्योंकि आप मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये पार्शियल h ओवर पार्शियल पी जे बराबर होता है क्यू डॉट जे के। तो हमारे पास क्यू डॉट जे सब क्या है, एक्स डॉट है। ठीक है, एक्स डॉट के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ से हमें क्या हासिल हुआ। यहाँ सिंपल अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन आ जाएगी, जो मैंने यहाँ करके देखा है कि पी ओवर एम इज इक्वल टू एक्स डॉट, विच इज नथिंग बट इट गिव्स मी द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम, राइट। अच्छा, फिर दूसरी जो इक्वेशन, दूसरी कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कहती है माइनस पार्शियल एच बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पी डॉट। ठीक है, तो जब आप पार्शियल एक्स बाय पार्शियल एक्स कर रहे हैं तो आप देखें टू से टू कैंसिल हो गए तो के एक्स बचेगी। ठीक, और ये पूरी चीज़ माइनस जो है वो पी डॉट के ही बराबर है। पी डॉट क्या चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि पी चूंकि बराबर है एम एक्स डॉट के, पी डॉट बराबर किसके होगा, एम एक्स डबल डॉट के, तो माइनस एम एक्स डबल डॉट के एक्स। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही इक्वेशन ऑफ मोशन आगे जो अभी आई है। हाँ, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, ये एक्स डबल डॉट, कैन राइट इट एट एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम टाइम्स एक्स इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये के बाय एम दरअसल क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है, जो आप जानते हैं कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो फिर आप इसके जैसे टाइम पीरियड मालूम कर सकते हो। तो ये एग्जैक्टली वही सेम फिजिक्स दे रही है जो हमने इससे पहले हम देखते रहे। ठीक है? तो अब तक की ये एग्जांपल्स तो बहुत सिंपल थी, सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम्स हमने की हैं कि उन पहली दो प्रॉब्लम्स में थीटा वाज द ओनली डायनामिकल वेरिएबल, and now in the last problem we have only one variable, which is x, right. Now we will see a problem where we have more than one variable। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपको बहुत सारी इंसाइट कुछ चीज़ों के बारे में देगी। तो प्लीज़ इसको बहुत गौर से कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा और अपने हाथ से करके देखिएगा, और मेरे आर्गूमेंट्स को कोशिश कीजिएगा, आपको समझे नहीं समझ में आए तो पूछें। तो ये कि a particle of mass m is attracted to a fixed point O by an inverse square force, that is Fr equals to minus gm over r square। और चूंकि gm कांस्टेंट है तो हमने इसको सिर्फ k से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस के ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि हमें मालूम है कि एक पार्टिकल है चूंकि अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ओ। ये ऐसा ही है कि जैसे ज़मीन सूरज के ऊपर फोर्स लगा रही है और सूरज सॉरी ज़मीन चांद के ऊपर फोर्स लगा रही है और चांद ज़मीन के ऊपर घूम रहा है। जैसे कि सूरज ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ज़मीन जो है वो ज़मीन के चांद की तरफ ज़मीन सूरज की तरफ सॉरी सूरज ज़मीन की तरफ फोर्स लगा रही है, तो ज़मीन सूरज के ऊपर घूम रही है। जो कि आप जानते हैं कि बेसिकली जब हम 8th चैप्टर की तरफ जाएंगे तो बुनियादी तौर पे ज़मीन और सूरज दोनों ही सेंटर ऑफ मैस के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये टू बॉडी प्रॉब्लम बन जाएगी, सूरज और चांद ज़मीन मिलकर टू बॉडी प्रॉब्लम बनाएंगे। तो न्यूटोनियन फिजिक्स की बहुत ही बात करें तो बुनियादी तौर पर ये दोनों ही जो है मोशन में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सूरज का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यानी कि इसमें आप एक रफ एस्टिमेशन ये है कि 100 ज़मीनें एक सूरज के अंदर आ सकती हैं। तो जब आप इसका जैसे आप कहते हैं सेंटर ऑफ मैस मालूम करेंगे कि कहाँ पर लोकेट कर रहा है इस पूरे सिस्टम का, तो वो सूरज की जो सरफेस है उसके अंदर है। तो इन अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन इट इज इजी टू से दैट हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, ऑलराइट। सो अब यहाँ पे आप देखिए कि अब अगर हम ज़मीन को एक पॉइंट पार्टिकल ले लें तो हमें उसकी वेलोसिटी तो पता है, और वो गोल घूम रही है, तो हम इसके अंदर जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लगा सकते हैं, आर और थीटा। लेकिन आप देखें और उन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम काइनेटिक एनर्जी जो है लिख सकते हैं, वो हमें लिखना आती है। हमने इस तरह की प्रॉब्लम हमने इससे पहले जो है वो एग्जाम्पल्स देख चुकी हैं।
लेकिन आप देखेंगे हमें इसने पोटेंशियल एनर्जी नहीं दी है, उसकी वजह फोर्स दे दी है। उसकी वजह ये है कि चूंकि हमें मालूम है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉज जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये फोर्सेस ड्राइव हो जाती हैं फ्रॉम फ्रॉम देयर पोटेंशियल। तो एफ आर यानी कि मैंने यहाँ पे आर जो इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए फोर्स लिखी है या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इन प्रिंसिपल ड्राइव हो सकती है एज ए ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमें मालूम नहीं है, हमने बाहर उसके जनरल फार्मूला लिखा है कि एफ आर इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर। तो अगर मुझे यू मालूम करना है तो मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं डी आर को इधर मल्टीप्लाई करके ले गया, और चूंकि एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, यहाँ देखें ये तो कांस्टेंट है, तो एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मैंने एफ की जगह पे वैल्यू रख दी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के ओवर आर स्क्वायर हो गया। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू इज इक्वल टू माइनस के ओवर आर हो गया। ठीक है, फ्रॉम आप इसको माइनस इन्फिनिटी से आर तक आप इसको जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यू पोटेंशियल एनर्जी आपने इस तरह निकाली है। जब फोर्स दी हुई हो तो याद रखिए, फिर आपको तो चूंकि हैमिल्टोनियन या लैग्रेंजियन मैकेनिक्स करने के लिए पोटेंशियल चाहिए होता है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो फोर्स कंजर्वेटिव हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आप उनके ग्रेडियंट से आप इसको इंटीग्रेट करके आप उनके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल निकाला। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने आपको बताया था कि एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर हो गई। ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जो मैंने आपको शायद यूनिट 3 में जो टेलर्स की प्रॉब्लम कराई थी, एग्जैक्टली वही काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है। और पोटेंशियल एनर्जी अलबत्ता डिफरेंट है उसके मुकाबले में, तो ये माइनस के बाय आर है। चूँकि यहाँ पर लेग्रांज डेफिनेशन में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास जो लेग्रांजियन आया है वो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और प्लस के ओवर आर आ गया। ठीक है, अब जो हम जिस पैटर्न पे हम इससे पहले सवाल करते आ रहे हैं, एग्जैक्टली अभी भी ऐसे ही करना है। तो हमें पहले जनरलाइज मोमेंटम मालूम करनी है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं आर और थीटा, ठीक है, उसका मतलब है कि हमारे पास दो जनरलाइज मोमेंटम होनी चाहिए। तो पहले हमने आर के लिहाज से जनरलाइज मोमेंटम मालूम की, तो वो क्या है, पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट। तो उसने हमें जवाब दे दिया एम आर डॉट। ठीक है, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये रेडियल ये लीनियर मोमेंटम है, पी आर एम एम आर डॉट है, ये लीनियरली बिहेव करेगी, सॉरी रेडियली बिहेव करेगी अगर। और फिर पी थीटा मालूम करेंगे जैसे हम अभी निकालते रहे, पार्शियल एल बाय पार्शियल थीटा डॉट। तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर हो गया, जो कि आपको यहाँ से दिखाई देगा। जब टू नीचे जाएगा तो कैंसिल होगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ आपने यहाँ से क्या किया कि पी आर और पी थीटा मालूम करनी, और ये इसने थोड़ी सी इसकी पिक्चर दी हुई है कि पॉइंट पार्टिकल है वो टूवर्ड्स द सेंटर जो है वो घूमने की कोशिश कर रहा है, और जो डिस्टेंस आर है ये एट्स एन एंगल थीटा। तो नाउ यू हैव पी आर एंड पी थीटा। तो जिस तरह हमने इससे पहले हैमिल्टोनियंस को कन्वर्ट कर लिया था इन टर्म्स ऑफ पी आर और पी थीटा, हमने वही किया। तो देखिए यहाँ पर भी वो यही बता रहा है कि चूंकि हमारे पास सिस्टम जो है वो हमारे पास फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं और कंस्टेंट होलोनॉमिक हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास ये होता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो अ, वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो आप ये जो टोटल एनर्जी हमने जो हैमिल्टोनियन यहाँ से मालूम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई, ये काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, और ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि प्लस थी, लेकिन चूंकि हमारे पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस में, तो माइनस के बाय आर। ठीक है, so now once you have Hamiltonian, now you can calculate Hamilton's canonical equation of motion. तो सबसे पहले आपने क्या किया, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी आर किया, तो उसने आर डॉट दे दिया। तो आर डॉट बराबर हो गया पी आर ओवर एन। इसी तरह फिर आपने पार्शियल एच बाय पार्शियल थीटा किया, पार्शियल एच बाय पार्शियल पी थीटा किया, तो उसने आपके थीटा डॉट दे दिया। ठीक है, तो उसने पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाली मालूम करनी है इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास आर डॉट पी आर ओवर एम आया था, तो यहाँ पे पी थीटा ओवर एम आर स्क्वायर आ गई। तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो कुछ भी नहीं है, एक आपको एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन दे रही है, दूसरी जो है वो आपको लीनियर मोमेंटम की
रेडियल डायरेक्शन में मोशन के बारे में बता दिया। तो आपने देख लिया कि ये जो यहाँ हम आर डॉट मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है, पार्शलाइज या पार्शल पी करते हैं या जनरलाइज मोमेंटम से डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो वो हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ये जस्ट उन वेरिएबल जो कि लैग्रांजियन के अंदर लिखे होते हैं, जो डायनामिक वेरिएबल होते हैं, उनके अगेंस्ट जो जनरलाइज मोमेंटम है उनकी डेफिनेशन यहाँ से पता चल जाती है। पॉइंट। But now let's check the equation of motion, जो कि यहाँ से आ रही है माइनस पार्शल एच बाय पार्शल आर। तो अब जब मैं ये कर रहा हूँ तो देखिए आर स्क्वायर एक तो यहाँ मौजूद है और दूसरा आर यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये आपको इसको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। तो जब आप जो है वो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आप ज़रा चेक कीजिए कि आपके पास ये जवाब आता है कि नहीं। मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है। लेट मी क्विकली चेक इट, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि यहाँ पे कुछ इसका जवाब जो यहाँ लिखा हुआ है इसमें कुछ थोड़ी सी गलती है। मैं इसको एक बार में क्विकली चेक करता हूँ। यस, सो आप देखिए कि यहाँ इनसे थोड़ी सी गलती हुई है, क्योंकि होगा ये कि जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2 नीचे उतरेगा और ये आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर आर क्यूब होना चाहिए, ठीक। और दूसरी कैंसिल हो गया, तो जो माइनस आया था वो यहाँ इस वाले माइनस से प्लस हो गया। प्लस इसमें ये जो टर्म है के बाई आर ये भी आएगी। तो ये बुनियादी तौर पे ये पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब, और यहाँ से चूँकि ये आर ऊपर जाएगा, जो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -1 नीचे उतरेगा, प्लस कर देगा, तो प्लस के ओवर आर स्क्वायर, ये जवाब होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके अंदर एक साइन का चक्कर होगा, और वो ये होगा कि यहाँ से जब किया था तो ये यहाँ से हमारे पास माइनस आया था और ये उसको प्लस हो गया था, ठीक है। अभी मैंने इसको ये वाला साइन जो है ये वाला साइन मैंने अभी इस मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ये वाला साइन, ठीक है। तो ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी इसके अंदर टाइपो है, राइट। तो ये ख्याल रखिएगा। तो ये पी आर डॉट बराबर है पी थीटा स्क्वायर ओवर एम आर क्यूब माइनस के ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये पूरी जो इक्वेशन है वो इसमें ये थीटा डिपेंडेंस नहीं है, यानी आप देखें कि माइनस के बाय आर तो है, ये थीटा डिपेंडेंट टर्म इसके अंदर कोई नहीं है। तो पी थीटा डॉट जो है वो उसमें ज़ीरो है। तो जब पी थीटा डॉट जीरो है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो पी थीटा विल बी कांस्टेंट, राइट। तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व है। तो याद रखिएगा कि ये होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूंकि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो हमने शुरू में कहा है कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। जब रेडियल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम लाजमी तौर पे चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मौजूद होगा, जो कि इसके बराबर है जो हमने यहाँ देखा। और चूंकि एंगुलर डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं लग रही है, तो चूंकि एंगुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही है तो हमें मालूम है कि ऐसी सूरत हाल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी, ठीक है। और उसका एक पता यहाँ से चलता है कि अब यहाँ पे थीटा मौजूद नहीं है, यहाँ पे थीटा साइक्लिक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ थीटा साइक्लिक है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम पी थीटा शुड बी कांस्टेंट ऑफ मोशन और शुड रिमेन कांस्टेंट और शुड ऑलवेज बी कंजर्व। ये ख्याल रखिएगा। और वो चीज़ यहाँ उसने लिखी है कि वो क्या बता रहा है, द फर्स्ट टू इक्वेशन, यानी कि ये और ये रिप्रोड्यूस द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। जैसे हमारे पास मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई। द लास्ट इक्वेशन इंडिकेट्स दैट, ये वाली लास्ट इक्वेशन p theta dot indicates that p theta is constant of motion as we expected because theta is cyclic coordinate. Cyclic coordinate means इसमें यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस इक्वेशन में कोई टर्म नहीं है जिसमें थीटा मौजूद हो, एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है या साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है।
integrating the last equation first and then using the second equation, right, जो कि हमारे पास यहाँ से आई है, we can find that p theta is equal to mr square theta dot, which is nothing but the angular momentum, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर है, जो कांस्टेंट है, और थीटा डॉट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिए, जो आपने देखा है कितनी इसमें सिमेट्री है कि अगर आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट जो कि मिस है लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग मोमेंटम मौजूद है, तो वो मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगी। उसके बरखिलाफ यहाँ पे चूंकि आर मौजूद है और जिसकी वजह से उसकी करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम जो है वो हमेशा जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज हो रही होगी, क्योंकि उसका पी डॉट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। इसी सिलसिले की बात ये एक और एग्जांपल है, और ये मैं कहूँगा कि आप इसके स्टेप्स को मत फॉलो करें प्लीज़। इसमें बहुत सारी टाइपोग्राफिकल एरर्स हैं, तो प्लीज़ आई 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 मस्ट टेल यू दैट डोंट फॉलो इट्स स्टेप। अब आपने चूंकि इतने सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं एंड यू नो हाउ टू डू सच प्रॉब्लम, तो लेग्रांजियन आपको यूनिट 5 से आपको पता चल गया है कि लेग्रांजियन एक चार्ज पार्टिकल का जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, तो वो ऐसे लिखा जाता है लेग्रांजियन टी माइनस, ये हमारे पास जनरलाइज पोटेंशियल है, टी ई फाइव प्लस ई इज द चार्ज बी डॉट ए, ठीक है। और आप इसका किसी एक डायरेक्शन के लिए आप इसको कर लीजिए और फिर उसको जनरलाइज कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे आपके पास लेग्रेंजियन आ गया, आपको जनरलाइज मोमेंटम मालूम करनी है, हमें पी एक्स मालूम करना है, तो आपने एक्स डॉट के साथ डेरिवेटिव लिया, तो ये चीज़ ये एक टर्म यहाँ से उतरेगी, और एक टर्म ये जो v लिखा हुआ है इसमें दरअसल वी एक्स वी वाई और वी जेड एंड दैट इज एक्स डॉट एक्स वाई और सॉरी एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट है, तो वो हमने यहाँ से डेरिवेटिव लिया, तो ये एक्स आ गया, तो दिस इज बेसिकली पी एक्स, ठीक है। तो वही इसने यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देखें टाइपोग्राफिकल एरर किए हुए हैं, डबल डॉट डाले हुए हैं, तो मतलब बहुत सिली किस्म की इसमें टाइपोग्राफिकल एरर है, तो ये पी एक्स आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। यहाँ से आप एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर ये इस बारे में इंकरेज करूँगा कि बजाय आप इसके फॉलो करने के, आपको ये तरीका मालूम हो गया कि हैमिल्टन बराबर होता है पी जे क्यू जे माइनस एल के, तो आप चूँकि आप एक्स के लिए पी एक्स मालूम करें और उसका क्यू एक्स, यहाँ पे डॉट है, देखिए यहाँ पर फिर गलती कर रहा है, ये यहाँ पर डॉट है, तो समेशन आई आई या जे एक ही बात है, पी आई या आई मीन पी जे क्यू जे, पी जे से मुराद यहाँ पे पी एक्स है, और फिर यहाँ क्यू डॉट का मतलब होगा, यानी कि अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन में लिखूँ तो ये एक्स सॉरी एच, ये होगा पी एक्स एक्स डॉट, और क्योंकि मैं तीनों डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ तो पी वाई डॉट वाई, सॉरी नॉट डॉट, इधर इधर डॉट नहीं आएगा, ये वाई डॉट पे डॉट आएगा, ठीक है, और प्लस सी जेड जेड डॉट, तो ये वाला हिस्सा हो गया। अब माइनस एल में क्या होगा कि आप जो है ये पूरा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, और अगेन देखिए मैं आपको इंकरेज तो ये करूँगा कि आप पहले इसको एक डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं, लेकिन चलें एक फॉर्म बनानी है तो आप इसको पूरा ही कर लीजिए, माइनस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम जेड डॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक टर्म की आ गई। फिर ई फाई प्लस ई वाई करना है, तो ये हमारे पास माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ई फाई हो गया, ठीक है। फिर ये ई बी डॉट ए वाला हिस्सा है, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ई एक्स डॉट ए एक्स और माइनस ई वाई डॉट ए वाई और माइनस ई जेड डॉट ए जेड, ठीक है। अब आपके पास हैमिल्टोनियन आ गया है, और आप इसको देख के आप ये इस तरह का है, आप हैमिल्टोनियन आप बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसकी कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आप प्लीज़ बनाइएगा। तो जस्ट आई वुड से डोंट फॉलो ये जो इतने स्टेप्स किए हुए हैं, इसमें बहुत सारी गड़बड़ हैं,
प्लीज़ डोंट फॉलो दैम। तो आप इसका हैमिल्टोनियन बनाएं, ये मैंने आपको पूरा कंपोनेंट में लिख के रख दिया है। तो आप चूंकि आप देखिए कि आपके पास इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स डॉट है, वाई सॉरी एक्स वाई और जेड हैं। तो आपके पास 3 जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो वो आप पूरी तरह बनाइए और इसकी कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आप हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए आप मालूम करें। और फिर जब आप इसको आप जब कर लेंगे, आई मीन इस तरह लिख लेंगे, तो आप देखिएगा कि आप हैमिल्टोनियन को इस तरह यानी पी माइनस ई ए लिखने में यहाँ पर भी देखें, ये कुछ मुझे मुझे लग रहा है कि इसने गलती की है, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे इसके जर्नल फॉर्म याद नहीं आ रही है, लेकिन आई विल बी काइंड ऑफ स्केप्टिकल हूँ मैं कि यहाँ पर ये फॉर्म इसने एग्जैक्टली मेरा ख्याल है शायद सही लिखी है, लेकिन फिर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आपको क्लास में मैं चेक करके बता दूंगा कि इसने हैमिल्टोनियन ये फॉर्म ये सही लिखी है कि नहीं लिखी है, बट आई एम काइंड ऑफ डाउटफुल। बट मे बी इट इज़ राइट, बिकॉज यहाँ पर यहाँ हमारे पास वेक्टर है, तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो फिर ये शायद फॉर्म सही लिखी हुई है, राइट। अदरवाइज अगर कोई यहाँ पे स्केलर बीच में आ जाता तो डॉट वगैरह हो रहा होता तो वो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे ख्याल से शायद ये सही लिखा हुआ है। तो बहरहाल हमें ये देखना पड़ेगा। आप यहाँ से हैमिल्टन की ये फॉर्म बनाइए और फिर इसी इसी फॉर्म से आप हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन मालूम कर लीजिए और आप देखें आपके पास क्या क्या जवाब आता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। और इसके अलावा चूँकि इसके अंदर टेलर के अंदर तो कोई हैमिल्टन मैकेनिक्स एग्जांपल नहीं दी हुई है, तो वो तो अभी फ़िलहाल देखना बेकार है। लेकिन थॉर्नटन की किताब में 2-3 एग्जांपल दी हुई हैं हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की, तो वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए ताकि आप में और ज़्यादा एतमाद हासिल हो सके इस तरह की प्रॉब्लम को करने का। तो याद रखिए कि वो तमाम प्रॉब्लम जिनके कि आप लैग्रैन्जियन लिख सकते हैं, इन प्रिंसिपल आप उनके हैमिल्टोनियन भी मालूम कर सकते हैं और उनकी हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन भी मालूम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि नॉर्मली हैमिल्टन की इक्वेशन हैमिल्टन डायनामिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि वो तमाम प्रॉब्लम जो आपने लैग्रैन्जियन के लिए की होती हैं उनका आप हैमिल्टोनियन भी मालूम कर सकते हैं। वैसे थॉर्नटन वगैरह में और चाउ में इन्होंने अलहदा से भी प्रॉब्लम दी हुई है। बट एनीवे, once you know how to write Lagrangian, you can also write Hamiltonian for that system। और आपको पता है कि हैमिल्टोनियन जो है वो लिखने का फार्मूला वो बहुत सिंपल है, वो आपके जहन में हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि बराबर है। इसको आप अपने पास अच्छी तरह याद करके रख लें कि दिस इज हैमिल्टोनियन द मोस्ट जनरल फॉर्म समेशन जे क्यू डॉट जे माइनस एल। So once you know Lagrangian, you know everything about Hamiltonian, ठीक है, at least in this simple circumstances। ऑल राइट, सो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनिए और इन तमाम प्रॉब्लम्स को खुद से करिए, एक एक स्टेप को बहुत क्लियरली सोच समझ के करें। वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आप देख सकते हैं कि एक दो प्रॉब्लम को करना काफ़ी है, आप उससे हर प्रॉब्लम कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको लैग्रांजियन या तो आप लिखना एक दफ़ा लैग्रांजियन लिखना सीख लें और उसके बाद ये स्टेप्स हैं, आप देखें कि हर प्रॉब्लम में मोर और लेस सेम स्टेप्स हो रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू राइट लैग्रांजियन। लैग्रांजियन लिखना सीखिए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है, और फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। और फिर आप ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर वो अगर कोई कोऑर्डिनेट मिस है किसी हैमिल्टोनियन से या लैग्रांजियन से, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो 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 जनरलाइज मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व हो, कांस्टेंट हो, इस तरह की चीज़ें आपके जहन में रहें। तो आई थिंक कि आपने जो लैग्रांजियन और जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है उसको आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। और ये इसको समझ में आना जो है वो मेरे ख्याल है क्लासिकल मैकेनिक्स और इस कोर्स का बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो आपको समझ में आ गया, क्योंकि आगे जाके आप जो क्वांटम मैकेनिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे उनमें इस तरह के आइडियाज़ बार बार आपके इस्तेमाल में आएंगे। और अगर आपने आइंदा और अच्छी एडवांस फिजिक्स पढ़ी और ख़ासतौर पर अगर आप थियोरेटिकल फिजिक्स की तरफ आए तो लाजमी तौर पे आपको मोर इंसाइट मिलेगी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में और लैग्रांज मैकेनिक्स में। और अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे
ये रोक रहा हूँ लेक्चर। तो फिर हम जुमेरात को क्लास में मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।